सो अब हमारे पास चैप्टर 12 है और चैप्टर 12 को हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर तीन चीजें होंगी जिनको हम मेनली डिस्कस करेंगे। एक तो हम कंपेयर करेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शंस को, दूसरा हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे, और द थर्ड थिंग वुड बी टू टॉक अबाउट गुडनेस ऑफ इट। तो हमारे पास मेनली तीन टॉपिक्स होंगे। तो हम इस वक्त जो है वो एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज testing the equality of testing the equality of proportions for three or more populations। तीन या तीन से ज्यादा पॉपुलेशंस के जो प्रोपोर्शंस हैं उनकी इक्वलिटी को टेस्ट करेंगे। हम कुछ स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। देखिए, व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग दिस, फॉर एग्जांपल आपके पास के पॉपुलेशंस है। के कुछ भी हो सकता है, आपके पास दो पॉपुलेशन हो सकती हैं, तीन पॉपुलेशन हो तक, दो तक तो हम कर चुके हैं वैसे भी। टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आई गेस इन चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर्स। यहाँ पर हम थ्री पॉपुलेशंस के प्रोपोर्शंस हैं, उनको कैसे, उनकी इक्वलिटी चेक करेंगे। फोर की कैसे चेक करेंगे, फाइव हो कैसे चेक करेंगे, सिक्स हो, सेवन हो, एट हो या उससे ज्यादा हो। तो लेट्स से कि मेरे पास के पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, यानी वन, पॉपुलेशन वन से पॉपुलेशन टू, पॉपुलेशन थ्री, पॉपुलेशन फोर, पॉपुलेशन फाइव, सो ऑन। सपोज करें के तक, ये के कुछ भी हो सकता है, ये 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। we won't be talking about 1000 for sure, but like it can be 10, 5, 3, 7, 6, so on so forth। so अब सवाल ये है कि किस तरह से चेक किया जाए कि क्या ये सारे प्रोपोर्शंस आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो वी हैव गॉट टू हाइपोथेसिस एज यूजुअल। एक हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, उसमें हम ये सपोज करते हैं कि चलें ये सारे के सारे बराबर हैं आपस में। ये हमारा नल हाइपोथेसिस होगा, पी के तक ये बराबर है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, आप में से कोई बताएगा कि हाउ विल बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर दिस। नल हाइपोथेसिस ये हम सपोज करते हैं कि सारे के सारे आपस में बराबर हैं। फिर अगर ये रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि सारे आपस में, बराबर नहीं है। नॉट ऑल दी पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस आर इक्वल, नॉट ऑल पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, नॉट ऑल पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस आर इक्वल? इसका मतलब है कि अगर इन सारों में से कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है, मिसाल के तौर पर थ्री और फोर आपस में अगर बराबर नहीं है, तब भी आपका ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, यानी फिर अल्टरनेटिव की बात है संभव। अगर P5 और P6 बराबर नहीं है, तब भी आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। भले बाकी सारे आपस में बराबर हो, ये दो आपस में बराबर ना हो, तब भी ये नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कोई भी दो अगर आपस में बराबर नहीं है, तब भी आपका ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। हम कह रहे हैं ये सारे बराबर हैं। इसको नेगेट कैसे करेंगे, कोई भी दो आपस में बराबर ना हो तो इसका मतलब है सारे आपस में बराबर नहीं है। सही है। तो अब सवाल ये है कि किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास आइडियली तो हम तीन चार तक रहेंगे ना। फॉर एग्जांपल आपके पास H0 है, उसका मतलब है कि पॉपुलेशन तीन है आपके पास, सपोज कर लेते हैं वैसे ही, के की जगह तीन रखें तो तीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। एंड वी वांट टू चेक कि क्या ये तीनों आपस में बराबर है
तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? नॉट ऑल आर इक्वल। नॉट ऑल आर इक्वल। जब नॉट ऑल इक्वल है तो इसका मतलब कोई भी दो आप ऐसे लाएं जो आपस में बराबर नहीं है। हो सकता है P1 और P2 आपस में बराबर ना हो, या P2 और P3 आपस में बराबर ना हो, या P3 और P1 आपस में बराबर ना हो। कोई भी इनमें से एक पेयर आपस में जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस होल्ड नहीं करता। नल हाइपोथेसिस तब होल्ड करेगा जब ये सारे आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? ओके। अब कैसे जो है हम इसको मेक श्योर करेंगे? तो हमारे पास एक टेस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड काई स्क्वायर टेस्ट, या आई कैन से दैट दिस इज काई स्क्वायर टेस्ट। इसके कुछ स्टेप होंगे, उन स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे। बस हमें सीखना ये है कि वो स्टेप्स किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो जो नंबर वन स्टेप होगा वो आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेट करेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये आप स्टेट करेंगे सबसे पहले। और फॉर श्योर अगर के पॉपुलेशन है तो आपके पास ये P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P4 इक्वल टू से PK, ये बन जाएगा आपका नल हाइपोथेसिस। और फिर अल्टरनेटिव आपका हाइपोथेसिस विल बी नॉट ऑल प्रोपोर्शंस आर इक्वल, ये आपका बन जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें आप ये इस तरह से लिखेंगे, नो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टेप टू आपके पास होगा, दैट इज यू नो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। इसमें आप क्या करेंगे? सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सेलेक्ट सैंपल, रैंडम सैंपल होगा ये, मैं भी थ्रू सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच पॉपुलेशन, यानी के आपके पास टोटल जो है वो सैंपल्स बन जाएंगे। ईच पॉपुलेशन, हर पॉपुलेशन से सैंपल लेंगे आप, और फिर जो है आप एंड रिकॉर्ड करेंगे आप, देन रिकॉर्ड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, उनका नाम दिया जाएगा FIJ। ये क्या है? यू डोंट नीड टू वरी, इसको मैं बाद में सिंपली क्लेरिफाई करता हूँ। ये आप रिकॉर्ड करेंगे फ्रीक्वेंसीज इन अ टेबल, एक टेबल से, विद जिस टेबल के अंदर 2 रोज होंगी और K कॉलम्स होंगे। जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं ना, इसको मैं ये पॉइंट 2 को मैं थोड़ा और एलाबोरेट करता हूँ। जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि जब भी हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हम प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि हम रेशो ले रहे होते हैं जो आपके पास यू नो एंट्रीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी ऐसे समझें अगर कि आप राय लेना चाह रहे हैं फॉर दी सखर IBA कैफेटेरिया, और आपने दो ही पैरामीटर लिखे हुए हैं कि क्या ये आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यस और नो में होंगे, ठीक है? तो या यस होगा या नो होगा। फिर उसके लिए आप डिफरेंट पॉपुलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फैकल्टी को वन पॉपुलेशन में रख सकते हैं, दूसरे में आप स्टूडेंट्स को रख सकते हैं, और हो सकता है तीसरे में आप एक्सटर्नल विजिटर्स को रख सकते हैं, या 3 4 आप पॉपुलेशन डिफरेंट तरीकों से आप पॉपुलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो या तो कहेंगे यस या तो कहेंगे नो, फार फार नाउ। तो आपका जो टेबल कंस्ट्रक्ट होगा उसमें आप क्या करेंगे? यू विल बी
मेकिंग अ टेबल ऑफ वैल्यूज, जिसमें आपके पास हमेशा दो रोज होंगी और के कॉलम्स होंगे। दो रोज होंगी और के कॉलम्स होंगे। आई एम शोइंग यू हाउ। यानी population 1, population 2, population 3, population 4, population 5, इस तरीके से ये पॉपुलेशन के सब पॉपुलेशन है ना। इस पॉपुलेशन का आपने सैंपल लिया, पॉपुलेशन P1 का मिसाल के तौर पर। कैंटीन के बारे में आप उनसे राय जानना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन 1 लेट से फैकल्टी है फॉर एग्जाम्पल। तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि कहेंगे इट्स गुड, यानी यस के साइड पे जाएंगे। वो कितने हैं, वो एक नंबर होगा। लेट्स से मे बी वो 3 बंदे हैं। फिर आप स्टूडेंट से कहेंगे कि आप में से राय दे। वो जो कहते हैं यस दिस दिस इज प्रोवाइडिंग यू गुड क्वालिटी, फॉर एग्जांपल वो 5 है। इस तरीके से कोई और पॉपुलेशन है 7, लेट्स से 3, 2, फॉर एग्जांपल। इस तरीके से ये यस रिस्पॉन्सेज होंगे आपके पास इसमें। और फिर यहाँ पर आपके पास नो रिस्पॉन्सेज होंगे। नो रिस्पॉन्सेज वो होंगे जो कहेंगे नहीं, प्रोवाइड नहीं करते अच्छी सर्विस, यू नो लाइक for example, maybe there are 7 who say no, there are maybe 2 who say no, there are maybe 9 who say no, and there are maybe 4, 1, maybe some values here 10 and 5। तो ये सारे पॉपुलेशन से आपने रिस्पॉन्सेज नोट करने हैं, यस रिस्पॉन्सेज और नो रिस्पॉन्सेज, ये आपने ऑब्जर्व करने हैं। ये आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है यस रिस्पॉन्सेज के लिए। ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं फॉर द नो रिस्पॉन्सेज के लिए। इसको फर्दर एलाबोरेट करते हैं आगे चलकर इनके थ्रू कैसे। और फिर लास्ट में आपके पास होगा टोटल, यानी यहाँ पर आपके पास टोटल होगा। टोटल यस रिस्पॉन्सेज कितने आ रहे हैं यहाँ पर सम करके रखेंगे, इन सारों का सम। यहाँ पर नो रिस्पॉन्सेज का सम, और यहाँ पर ये टोटल जितने आ रहे हैं इन दोनों का सम करके रखेंगे। यहाँ पर इनका सम होगा, यहाँ पर जो भी आते जाएंगे इनका सम करते जाएंगे आप। सम, ये सम। तो फिर हम इससे जो है ना वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करेंगे। और कैसे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करेंगे वी विल सी दिस दैट लेटर ऑन। और एक दूसरा इसके बाद अगला स्टेप है उसको डिस्कस करते हैं। ये जब मैं एग्जांपल करूंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके पास जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को आप फाइंड करेंगे। स्टेप 2 में आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे, सिंपल दीज थिंग्स FIJ। तो ये सारे एंट्रीज के लिए देखिए लास्ट में मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल। और इसके बाद आपके पास स्टेप 3 आएगा। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, आप अज्यूम करेंगे कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है। अज्यूम H0 होल्ड, यानी सारे प्रोपोर्शंस जो है वो आपस में बराबर है, सारे पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस आपस में बराबर है। यानी अगर ये नल हाइपोथेसिस होल्ड करता है यानी कि ट्रू है, तो इसके बेसिस पर आप कंप्यूट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जिसको आप नाम देंगे EIJ। अब ये FIJ और EIJ में फर्क होगा। FIJ वो होंगी जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इन रियलिटी एंड रियल डेटा, और एक्सपेक्टेड वो हैं जो होने चाहिए थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन, H0 के ट्रू होने की वजह से। इसको भी मैं एग्जांपल के अंदर आपको एलाबोरेट करूंगा। स्टेप 3। स्टेप 4 आपके पास होगा उसके बाद। अगर if EIJ is 5 or more
are more for each cell. What do we mean by this cell? Cell का मतलब है कि ये सारे सेल्स हैं, ये F11 है, ये F12 है, ये F13 है, ये F14 है, ये F15 है, ये F1K है। इस तरीके से ये सारे सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर जो आपके पास इफ ई आई जे यानी कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, अगर वो 5 है या 5 से ज्यादा है उसका वैल्यू, देन वी विल कंप्यूट टेस्ट स्टैटिस्टिक, देन कंप्यूट टेस्ट स्टैटिस्टिक। और टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपकी होगी काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे ऑफ एफ आई जे माइनस ई आई जे स्क्वायर डिवाइड बाय ई आई जे। अब ये जो भी है इसको आप रहने दें, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, डोंट वरी अबाउट दिस, यू नो। इसको कंप्यूट करने के लिए जस्ट टेबल थे आपको वैल्यूज। ये क्वांटिटी कैसे कंप्यूट होगी इजीली, ये आपको टेबल में मैं आपको बताता हूँ बाद में कि आप इसको आराम से कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। नो नीड टू वरी कि ये क्या कला है मैथमेटिकली। देन 5 के अंदर आपके पास है फिर पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, दो है आपके पास। 5 एक आपके पास पी वैल्यू अप्रोच है। यहाँ पर वो आपका अपना जो फेवरेट जिस तरह से हम करते हैं, हम स्टेटिस्टिक फाइंड कर लेंगे, सॉरी काय स्क्वायर की स्टेटिस्टिक वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगी, टेस्ट स्टेटिस्टिक। और फिर जो है उसके बेसिस के आप ऊपर पी वैल्यू फाइंड करेंगे। और फिर अगर पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो फिर आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि अब आपके जो सारे प्रोपोर्शंस हैं वो आपस में बराबर नहीं है, यानी देयर आर प्रोपोर्शंस जो आपस में बराबर नहीं है, बीच में कहीं आ रहे होंगे या स्टार्ट में कहीं आ रहे होंगे। और या तो आप पी वैल्यू अप्रोच के थ्रू जाएंगे या फिर आप क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अंदर जाएंगे। सो या फिर पी वैल्यू या फिर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच भी आप आती है। अब क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अंदर फिर वही है आपके पास, आप रिजेक्ट कर देंगे सिंपल एच नॉट को अगर काई स्क्वेयर्ड यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक वो एक्स स्क्वायर ऑफ अल्फा से बड़ी है, यू विल रिजेक्ट इट। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यूज होगी इस सारे प्रोसेस के अंदर, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपकी यूज होगी वो आपकी बराबर होगी k-1। के आपकी पॉपुलेशन होगी। अब ये हमारे पास स्टेप्स है। इन स्टेप्स को लगाकर हम एक एग्जांपल करते हैं और वहां पर हम इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो एग्जांपल को सॉल्व करें यूजिंग दीज स्टेप्स। यानी हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा जो प्रोपोर्शंस है वो आपस में बराबर है या नहीं है। सो हियर वी हैव गॉट एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। एग्जांपल दिस इज हियर। It says organizations such as J. Power and Associates use the proportion of owners likely to repurchase a particular automobile as an indication of customer loyalty for the automobile. अच्छा, कंपनीज जो कार्स बनाती हैं या जो ऑटोमोबाइल्स बनाती हैं वो रिलायबिलिटी ऑफ कार को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर आ, 3 यहाँ पर कार्स दी हुई है। एक है आपके पास शेवरोलेट एम्पाला और दूसरी है फोर्ड फ्यूजन और तीसरी है होंडा अकॉर्ड। तो अब इन तीनों में से अगर एक कंपनी है वो ये 3 किस्म की कार्स या ऑटोमोबाइल्स बना रही है तो
वो क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर पहले बंदों ने ले ली हुई है ना ये वाली तीनों, तो वो क्या करेंगे, जिनके पास पहले ऑलरेडी है एक कार, मिसाल के तौर पर आपके पास होंडा अकॉर्ड है, या आपके पास शेवरलेट इम्पाला है, या आपके पास फोर्ड फ्यूजन है, तो वो क्या करेंगे, जो ओनर है उसके पास जाएंगे, उससे ये पूछेंगे कि क्या आप दोबारा भी इस जैसी कार खरीदेंगे या नहीं। तो वो जो रीपरचेज है, वहां से आपके पास पता चलेगा कि वाकई ये जो है वो रिलायबल है या नहीं है। तो वो उसके लिए आप डेटा बहुत सारे ले, मिसाल के तौर पर आप शेवलेट इम्पाला के लिए कुछ डेटा पॉइंट्स लेंगे, कुछ बंदे आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज करें वो आप 125 बंदे लेते हैं, और 125 बंदों में से पूछते हैं कि क्या आप दोबारा ये परचेज करेंगे, वो 125 जो है वो ओनर है ऑलरेडी। तो अगर वो कहते हैं कि यस वी विल परचेज, तो कितने परचेज करना चाह रहे हैं और कितने परचेज करना नहीं चाह रहे हैं, तो उसके बेसिस पर आप जो है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। सो हमारे पास है तीन ऑटोमोबाइल्स, जो कि है शेवरलेट इम्पाला और फोर्ड फ्यूजन एंड होंडा अकॉर्ड। तो हमारे पास तीन ऑटोमोबाइल है, एक है आपके पास शेवरलेट इम्पाला, और दूसरी है फोर्ड फ्यूजन, और तीसरी है होंडा अकॉर्ड। The current owners of each of three automobiles form the three populations for the study. The three population proportions of interest are as follows. आपके पास तीन सीधे सीधे population proportions बन जाएंगे। P1 होगा आपके पास for one of these, और दूसरा आपके पास P2 होगा, और तीसरा आपके पास P3 होगा। आप ये P1 P2 P3 कंप्यूट करेंगे, और इसके बेसिस के ऊपर आप उनकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे। अगर तीनों के प्रोपोर्शंस आपस में बराबर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इन तीनों की रिलायबिलिटी एक जैसी है। अगर तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि कहाँ पर कौन से दो के अंदर मसला है, फिर आप देखेंगे कि कहाँ पर ग्रेटर जो है वो रिलायबिलिटी है। तो ये हमारे पास P1 P2 है, और P1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P2 किसको रिप्रेजेंट करता है, P3 किसको रिप्रेजेंट करता है। लेट मी राइट डाउन दैट। तो आपका P1 जो है, इट इज प्रोपोर्शन लाइकली टू रीपरचेज, likely to repurchase Impala। और ये आपके पास जो P2 है, दिस इज प्रोपोर्शन likely to repurchase Ford Fusion। और ये P3 जो है, दिस इज प्रोपोर्शन likely to repurchase Honda Accord। आपके पास तीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से आप इनकी रिलायबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। यू वांट टू सी के क्या ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस आपस में बराबर है या नहीं है। सो स्टेप वन आपका सीधा सीधा होगा, टू डेवलप hypothesis। स्टेप वन would be to develop null and alternative hypothesis। आप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे। तो इस केस में आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो सीधा सीधा आपके पास पड़ा हुआ है, फॉर्म आपको पहले ही पता है, प्रोपोर्शन P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, ये आपका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। और आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा नॉट ऑल थ्री प्रोपोर्शंस और इक्वल। ये आपका बन जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आपका सिंपल स्टेप वन होता है। स्टेप टू के अंदर आप क्या करेंगे, आप जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को की बात करेंगे। स्टेप टू, स्टेप टू के अंदर आपके पास होता है
select a random sample from each population proportion and record the observed frequencies Fij। तो ये आपके पास गिवन है डेटा, मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आपके पास। ये आपके पास है, इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। आपके पास तीन जो है वो पॉपुलेशन से, एक आपकी पॉपुलेशन P1 है, पॉपुलेशन P2 है, ये पॉपुलेशन P3 है। ये आपका यस रिस्पॉन्स है, ये नो रिस्पॉन्स है। और आप देखें तो जो शेवरलेट शेवरोलेट इम्पाला है, वहां पर आपके पास टोटल 125 का सैंपल लिया गया है, जिसमें से 69 ऐसे हैं जो यस रिस्पॉन्स करते हैं, यानी उनकी नज़र में रीपरचेज करेंगे वो, यानी कि वो रिलायबिलिटी उनकी तरफ, यानी 69 ऐसे हैं जो रिलाय करते हैं। 56 ऐसे हैं जो कि नो रिस्पॉन्स करते हैं, यानी वो कहते हैं कि नहीं, हम दोबारा परचेज नहीं करेंगे। फ्यूजन के अंदर 200 का सैंपल लिया जाता है, उसमें से 120 कहते हैं वी विल परचेज एंड 80 कहते हैं वी विल नॉट रीपरचेज। और 175 आपके पास अकर्ड के लिए ओनर्स को सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें से 123 कहते हैं कि वी विल रीपरचेज एंड 52 कहते हैं वी विल नॉट रीपरचेज। तो ये जो टोटल आपके पास 312 है, ये कहते हैं यस वी विल रीपरचेज। और 188 ऐसे ओनर्स हैं जो कहते हैं वी विल नॉट रीपरचेज। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं उनका मतलब क्या है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट डू वी मीन बाय Fij। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू वी मीन बाय हियर Fij क्या है, यानी कि आप Fij कंप्यूट करेंगे ना, तो F11 आपका ये है 69, यानी F11 जो है ये आपका है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यस रिस्पॉन्स फॉर इम्फाला, और ये 69 के बराबर है। ये F11 हो गया। टोटल ये कितने हो गए Fij? F11 होगा, F12 होगा, F13 होगा, और फिर नीचे आ जाएंगे F21, F22, F23। F11 हो गया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ऑफ यस, F12 ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी दिस इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ यस रिस्पॉन्स, जो यस रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया जा रहा है फॉर फ्यूजन, ये आपका F12 में आ रहा है, और वो बराबर है 120 के। इस तरीके से आपके पास F13 में आप देखेंगे तो वो आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ यस रिस्पॉन्स फॉर अकर्ड, यानी होंडा अकर्ड, ये आपके पास आ रही है 123। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है ऑब्जर्व्ड फॉर यस रिस्पॉन्स। इसी तरीके से नो रिस्पॉन्सेज की भी आपके पास है। फिर आपके पास F21 की बात करेंगे, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, यानी यहाँ पर ये वाली चीज 56, ये रो 2 में आ रहा है, कॉलम 1 में आ रहा है। यानी F21 का मतलब है कि ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है फॉर ऑफ नो रिस्पॉन्स फॉर अम्पाला, और ये वैल्यू है 56 के बराबर। और F22 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ नो रिस्पॉन्स, जो नो कर रहे हैं फॉर द सेकंड वन, दैट इज फ्यूजन
और ये आपके पास बराबर है 80 के। इसी हिसाब से आपके पास 2 3 हो जाएगी, यानी ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बन जाएगी ऑफ नो रिस्पॉन्स फॉर विच वन अकर्ड, होंडा अकर्ड ऑटोमोबाइल। और ये आपके पास बराबर आ रही हैं 52 के। तो आपके पास सारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज वो आपके पास आ जाएंगी इस तरीके से, यस और नो रिस्पॉन्सेज के लिए। वंस यू आर डन विद दीज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, यानी आपके पास, अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल है, यानी F11 आपके पास आ रहा है 69, F12 आपके पास आ रहा था 120, या 13123, ये आपके पास F21 आ रहा था 56, F22 आपके पास आ रहा था 80, और F323 आपके पास आ रहा है 52। तो ये, क्योंकि आपके पास दो रोज होती हैं हमेशा, और पॉपुलेशन के आपके पास 3 थे, तो 2 × 3 6, तो आपके पास टोटल 6 जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होंगी। अगर 4 पॉपुलेशन होंगे तो आपके पास ये 8 हो जाएंगे, अगर 5 पॉपुलेशन होंगी तो ये 5 हो जाएंगे। बट वी विल बी मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू 3, लाइक, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इतनी बड़ी डेटा आपको कंप्यूट करने में मसला होगा। स्टेप 1 पे आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करना है, यानी आपने उनको फाइंड आउट करना है। स्टेप 3 आपका होता है, स्टेप 3 में आप क्या करते हैं, जैसे हमने ऊपर लिस्ट किया हुआ है, वी अज्यूम दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अज्यूम नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो इसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं EIJ, जो कि होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। देखिए, आप अगर नोट करें तो आपके टेबल को मैं दोबारा से यहाँ पर आपके सामने लाता हूँ। ये आपका टेबल था जिसको हम स्टडी कर रहे थे, ये टेबल है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो अच्छा, सबसे पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने का मतलब है कि P1 का प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए P2 के प्रोपोर्शन के, और ये, यानी P1 शुड बी इक्वल टू P2 शुड बी इक्वल टू P3, ये आपस में तीनों प्रोपोर्शंस बराबर होने चाहिए फॉर दिस केस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द यस रिस्पॉन्स हम बात कर रहे हैं, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये तीनों बराबर है तो इनका प्रोपोर्शन तीनों का क्या होना चाहिए? आप देखें, यहाँ पर 312 टोटल है, और इनका सम है जो यस रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और 500 टोटल बंदे हैं। तो 312 डिवाइड बाय 500, कितना आंसर आएगा ये बताए जरा। सर 0.624। 0.624। इसका मतलब कि यस रिस्पॉन्स सारों के अंदर यही होना चाहिए, यानी ये प्रोपोर्शन होना चाहिए हर एक के अंदर। अब आपके पास जो एम्पाला है, वहां पर टोटल कितने बंदे हैं आपके पास, जो आपने डेटा पॉइंट्स लिए हुए हैं, या जो आपने सैंपल लिया है उसमें कितना है सैंपल? 125। ये एम्पाला के अंदर टोटल 125 है ना, तो 120 यस का सर। जो एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन होना चाहिए ना, E11, यानी जो एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन फॉर यस रिस्पॉन्स, expected proportion for yes of yes response for Impala
ये होना चाहिए 125 का इतना परसेंट होना चाहिए। 125 का 0.624 ये होना चाहिए। ये क्या होगा बताएं। 78 सर। 78। और इसी तरीके से E11 है तो E12 फाइंड कर लेते हैं, यानी एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ नो रिस्पॉन्स फॉर सेकंड वन दैट इज फ्यूजन। ये बराबर होना चाहिए, टोटल कितने 200 हैं, 200 का आप 0.648 4 624 0.624 बताएं कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 200 को 0.624 से। इसका मतलब E12 बराबर होगा, ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 200 को मल्टीप्लाई कर दें 0.624 से, विच इज सर 124.80 आ रहा है। 124.8। तो ये यस रिस्पॉन्स के लिए एक्सपेक्टेड जो आपके पास प्रोपोर्शन होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। और इसी तरीके से फिर आप नीचे वाले वालों का फाइंड करेंगे। E13 फाइंड करते हैं। E13, this is equal to expected proportion of, why did I write no yes response, expected proportion of yes response for Honda। ये होंडा के लिए हमारे पास सैंपल 175 है, तो 175 से इतना पोर्शन आपका यस होना चाहिए था। तो वो क्या है बताएं जरा, कंप्यूट करें। 109.2। 109.2, 109.2। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड E1178 था। टोटल कितने थे आपके पास 125।